दोस्तों, नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। कहानी अच्छी लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सहारा वृद्धाश्रम में आए बहुत साल हो चुके थे। अब तो ये बिल्कुल ही घर जैसा लगने लगा था। सभी मिलकर रहते थे। मैं इतना बूढ़ा भी नहीं, यही कोई 50-52 साल की ही उम्र है। यहाँ आने की वजह मेरा कोई अपना नहीं, बल्कि मैं अपनी मर्जी से ही आया था। दरअसल सविता के मेरे जीवन से अलग हो जाने के बाद घर घर नहीं रह गया था, और मेरे बच्चों को, जिनको मैंने एकल अभिभावक बनकर बड़ा किया था, उनको भी मुझसे कोई ख़ास लगाव नहीं था। तो आगे के लिए उन पर बोझ बनने और उनकी जिम्मेदारी कम सिरदर्दी ज़्यादा बनने के बजाय मैंने यहाँ आना ही ठीक समझा। वो कहते हैं ना, द्वेष से साथ रहने से प्रेम के साथ अलग रहना ही बेहतर है। तो यही फैसला ले लिया और ये सही साबित भी हुआ। बहू बेटे महीने में 1-2 बार आकर मुझसे मिलकर चले जाते, बस इसी में खुश हूँ। शाम के वक्त मैं एक रोज़ ऐसे ही घास पर चहलकदमी कर रहा था कि मेरी नज़र दरवाजे पर रुकी। मैं एकटक देखता ही रह गया। अपनी उम्रदराज आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, कि मेरे सामने कौन है। सुधा नहीं, ये मेरा वहम है। ऐसा सोचकर पुराने जख्म ताज़ा हो गए। पर वो तो उस दिन बहुत खुश थी। तभी तो मुझे छोड़कर अरविंद का हाथ थाम लिया था उसने। फिर मुझे आज यहाँ कैसे दूर से होती हुई वो पास आने लगी। तब मैंने ध्यान से देखा, उसकी दूध सी सफ़ेद रंगत अब सांवली हो चली थी। छरहरी काया भी अब काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। हमेशा मुस्कुराते हुए लब अब खामोश थे। खिला खिला रहने वाला चेहरा अब मुरझा चुका था। चटक रंग पहनने वाली औरत अब सादे लिबास पहनने लगी थी। वो मेरे सामने से निकली और मुझे देखा भी नहीं। ओह, ये क्या बेरुखी। फिर दिमाग ने अपनी भूल पर अफसोस जताया कि बूढ़े चेहरे को कोई नहीं पहचानता होगा। पर दिल अब भी नाराज़गी में था कि जिसको कभी चाहा था उसको कोई कैसे भूल जाए। खैर, मैं बगीचे से होते हुए तुरंत इंक्वायरी रूम गया और सोचने लगा। वो जी बोलिए अंकल। सामने वाले को देखकर मैं सोचने लगा कि क्या पूछकर शुरुआत करूं। फिर कुछ रुक कर बोला, जी वो अभी जो औरत आई है, कौन है वो? मैं अपने दिल में सुधा नाम ही ले रहा था, लेकिन सामने वाले ने शालिनी बताकर मुझे निराश किया। पर मैं तो पक्का था कि सुधा ही है, मेरी ना हो सकने वाली सुधा। पर शालिनी नाम क्यों, ये पता लगाने में उसके पास पहुंचा। वो कुर्सी पे बैठी थी। मैं खटखटा कर अंदर गया तो दरवाज़ा खुला था। वो मुझे देखकर खड़ी हुई। मैं उम्मीद में था कि वो कब मुझे पहचान ले और मेरा नाम पुकारे, पर ये क्या, वो तो खामोश खड़ी देख रही है। सुधा, मैं उसके बोलने का इंतज़ार करने के बाद भावुकता से बोला, शालिनी नाम है इनका। इनके साथ वाली केयरटेकर बोली, लेकिन वो सुधा ही थी। इस बात का सबूत मेरे नाम पुकारते ही उसकी आंखों की चमक दे रही थी। मगर ये मुझसे कुछ कह क्यों नहीं रही। ये हो नहीं सकता कि अब भी उसने मुझे ना पहचाना हो। अपने आशीष को मैं कुछ पूछता। इससे पहले मेरे साथियों ने मुझे खाने के लिए बुला लिया। मैं भी झेंपता हुआ चला गया। खाना सभी साथ ही खाते थे, तो तसल्ली थी कि वो वहाँ आएगी, और उम्मीद के मुताबिक वो आई भी। जब भी कोई नया शख्स आता है तो आश्रम के ऑनर सभी से परिचय करवाते हैं। वो आए और बोली, ये शालिनी जी हैं, सहारा परिवार की नई सदस्य। सभी इन्हें अपनापन दें और इनका भरपूर सहयोग दें। क्या अब ये यहीं रहेंगी? लेकिन क्यों, और क्या हुआ है ऐसा? वो अंदर भी मुझे देखकर खामोश सी ही खड़ी थी। मेरे मन में सवालों की लंबी कतार थी। इतने में सभी खाना खा कर चले गए। मैं वहीं सोचता रहा कि ऐसा क्या हुआ जो आज सुधा इस हाल में है। कहीं अरविंद वो इस दुनिया में नहीं। मुझे बिना सोचे समझे कुछ नहीं कहना चाहिए। भगवान से अपनी गलत सोच के लिए क्षमा मांगा। पूरा दिन इसी कसमकस में गुजरा। फिर सुधा के सामने जाने की हिम्मत ना जुटा सका। ऐसे ही हफ्ता भर निकल गया, मगर सुधा उस दिन के बाद नहीं दिखी। एक रोज़ हिम्मत बटोर कर उसके कमरे में गया। वहाँ कोई नहीं था, मगर एक कुर्सी पड़ी थी जहाँ सुधा बैठी हुई थी।
उस दिन भी थोड़ा पास गया तो एक किताब का पन्ना पढ़ा रहा था। मैंने बिना देरी की उसे उठाया और अपने कमरे में आ गया। किताब खोलते ही पहले पन्ने पे नज़र रुकी। सुधा की तस्वीर सामने थी। मेरी आंखें भर आई। सुधा रानी रंग के सूट में भी, जो कि उसके किसी जन्मदिन पर मेरा ही दिया हुआ था। पन्ने पलटता गया तो पता चला ये तो कॉलेज की ही कोई किताब जैसे नोट्स की कॉपी थी, जो मेरी थी, जिसके कुछ पन्ने ही भरे हुए थे और पीछे के पन्ने खाली थे। मेरा साइन किया हुआ था और उसी के आगे से सुधा ने अपनी दैनिक दिनचर्या लिखनी शुरू की थी। मुझे अब कुछ कुछ समझ आया कि मैं पढ़ने का शौकीन था। मैंने कॉलेज लाइब्रेरी से किताब इशू करवाई, अपना साइन किया और वहीं इसे छोड़ आया। पर यह किताब मुझे दोबारा कभी नहीं मिली। अब पता चला कि ये सुधा ने रख ली। मेरे पास सुधा की ज़िंदगी का पता लगाने का एक ही जरिया था और वो यही किताब थी। सुधा ने कुछ शायरी लिखी हुई थी। एक पन्ने पे मेरा नाम लिखा हुआ था। उस पन्ने को छूकर देखा तो उस पर पानी की बूंदों सा एहसास उभरा, जो ये बता रहा था कि सुधा ने मेरा नाम लिखते वक्त कितने अश्क बहाए थे। मेरे दिल में एक हुंक सी उठी। मैंने पन्ने पलटे तो करीब 10-15 पन्नों पर मेरा जिक्र था, जिन पर उसके मेरे प्रति जज्बात लिखे हुए थे, जो अनकहे ही रह गए। उनके अनसुने रहने की वजह जानने को मैं बेचैन था और पन्ने पलटने लगा, पर आगे के पन्ने खाली थे। मैं ज्यों किताब बंद करने लगा तो मेरी नज़र आखिरी पन्ने पे गई, जहाँ कॉलेज के कुछ गिने चुने लोगों के फ़ोन नंबर दर्ज थे। शुरू में मेरा भी नाम था, पर उस पर पेन से नंबर काटे हुए थे। आखिर में अरविंद के फ़ोन नंबर दिखे। मेरे दिल में खुशी और दुख दोनों भाव साथ ही आए। खुशी तो इसलिए कि अब सुधा की इस हालत के बारे में पता लग जाएगा, और दुख इस बात का कि ये हुआ कैसे, समझ नहीं पा रहा था। खैर, मैंने अपनी भावनाओं को दरकिनार कर लैंडलाइन पर गया और बिना देरी किए नंबर मिलाया। जैसे जैसे रिंग जा रही थी, वैसे वैसे मन में आशंका भरी जा रही थी। मैंने फ़ोन रखना चाहा कि किसी महिला की आवाज़ आई, हेलो। मैंने भी संयत भाव से, हेलो, नमस्कार, अरविंद जी से बात हो सकती है, कहा। जी वो दफ्तर में हैं। पर आप कौन? वापस सवाल आया। जी मैं आशीष, उनका दोस्त। मैंने पता नहीं क्यों बेमकसद ही झूठ बोला। आप कौन बात कर रही हैं? मैंने उतावलेपन से पूछ ही लिया। जी मैं सुधा, अरविंद जी की पत्नी। मैं आपको उनके दफ्तर का नंबर देती हूँ, लाइन पे बने रहिएगा, वो बोली। पर मेरा ध्यान तो पहली पंक्ति पर ही ठहर गया। क्या? अरविंद की पत्नी सुधा? फिर ये सुधा? उसने खुद को शालिनी क्यों बताया? क्या हुआ है? मैं परेशान हो उठा। जी लिखिए। दूसरी तरफ से फिर से आवाज़ आई। तब मेरी तंद्रा टूटी। मैंने मौका देखकर अरविंद का नंबर लिया और साथ ही ऑफिस का एड्रेस भी। मैंने फ़ोन पर बात न करके ऑफिस जाना ज़्यादा मुनासिब समझा। मैं किसी को बिना बताए, बिना देरी किए अरविंद के पास जाने के लिए निकल गया। उसके ऑफिस, जो कुछ ही घंटों की दूरी पे था। मन में हज़ारों सवाल आ रहे थे। अरविंद ने सुधा से शादी क्यों नहीं की? और ये शालिनी नाम का क्या रहस्य है? ऐसा क्या हुआ जो सुधा ने अपना नाम ही बदल लिया? सुधा इस हाल में यहाँ क्यों है? मैं सवालों की उठापटक से लड़ते लड़ते कब ऑफिस पहुँचा पता नहीं। रिसेप्शन पर अरविंद से मिलने को कहा और अपना नाम बताया। कुछ ही देर में मुझे बुला लिया। मैं अंदर गया। आशीष, अरविंद मुझको देखते ही बोला। मैं तो देखता रह गया। वो मुझे कैसे जानता है भला? आप यहाँ कैसे? वो फिर बोला। उसका मुझे आप कहना औपचारिक लगा, लेकिन वो मुझसे शायद छोटा था। मुझे जानते हो? मैंने जवाबी सवाल कर डाला। हाँ जानता हूँ, या यूँ कहूँ इंतज़ार कर रहा था कि कब मिलोगी। वो मुझे कुर्सी पे बैठने का इशारा करके बोला। मैं असमंजस में बैठ गया। शालिनी ने मिलवाया था, याद नहीं? एक बार कॉलेज में। वो कहता है वो सुधा है। शालिनी कौन है? मैं बिना उसकी किसी सवाल का जवाब दिए बोला। आपसे अलग होकर वो सब कुछ छोड़ चुकी है, अपना नाम भी। वो उदास हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अरविंद, साफ साफ बोलो, सुधा को क्या हुआ है?
वो सहारा वृद्धा आश्रम में आई है जहाँ मैं हूँ, और उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं भावुकता से बोला, क्या सुधा वृद्धा आश्रम में? उसके साथ क्या हुआ? अरविंद हैरानी से खड़े होते हुए बोला, जी, जैसा कि उसे कुछ पता ही ना हो। ये तुम ऐसे क्यों भाव दे रहे हो? तुमने तो प्यार इजहार किया था ना सुधा से, तो क्या हुआ? जो उससे शादी ही नहीं की, फिर उसकी ये हालत हो गई और वो बेघर होकर आश्रम आ गई। मैं गुस्से में बोला। मेरी बात सुनकर उसने अपनी कनपटी पे हाथ फेरा और बोला, अब आप भी उसी दिन में? क्या मतलब तुम्हारा? नहीं, शायद आप पूरा सच नहीं जानते। मैं तो सिर्फ सुधा को पसंद करता था और उसे शादी के लिए प्रपोज़ किया था। उसी वक्त आपने देख लिया होगा। यकीन ना मानो, ये मैंने सुधा के कहने पे किया था, क्योंकि तुम सविता से शादी करने वाले थे। वो संजीदगी से बोला, क्या सविता से शादी? ये किसने कहा तुमसे? मैं बुरी तरह चौंका। शालिनी, मतलब आपकी सुधा ने। अरविंद शालिनी नाम पर आए मेरे हाव भाव देखकर बोला, सुधा ने? मैं गुस्सा, हैरानी, बेबसी की सारे मिले जुले भाव सोचकर अपना सिर पकड़े वहीं बैठ गया। अरविंद ने मुझे पानी का गिलास देकर मेरे कंधे पे अपनी संतावना वाला हाथ रखा तो मेरी सहनशीलता जवाब देते हुए मेरी आंखों से बह चली। सुधा के जाने के इतने साल बाद ही मेरे आंसू बहने को तड़पे थे। मैं कुछ देर अपना भूल कर अश्क बहाता रहा। अंत में एक गहरी सिसकी लेकर मैंने मसला सुलझाने को मुंह खोला। सविता मेरा प्यार नहीं, मेरे माँ बाप की रिश्तेदारी वाली जिम्मेदारी थी, जिससे शादी करना मेरा नहीं, मेरे घर वालों का फैसला था। मेरे जीवन का पहला और आखिरी प्यार तो। कहते कहते मैं रुका। सुधा है? अरविंद ने तपाक से मेरी बात पूरी की। तो मतलब सुधा ने गलतफहमी में अरविंद रुक गया। कॉलेज के आखिरी दिन में अपने घर वालों के खिलाफ होकर सुधा का हाथ थामने आया था, मगर जब उसका हाथ तुम्हारे हाथ में देखा तो अपनी जगह याद आ गई और घर जाकर तुरंत ही सविता से शादी के लिए हाँ कह दी। मैं शून्य में देखता हुआ बोला, बस वहीं तो आप गलत थे आशीष, और आपने 3 जिंदगियां दांव पर लगा दी। अरविंद तंज कसते हुए बोला। मैं कुछ बोलता उससे पहले वो फिर बोला, मैं आपसे क्या, आपकी सुधा से भी साल भर छोटा हूँ, और जाहिर है मैं अपनी उम्र के अनुसार ही सुधा से आकर्षित भी था। उससे दोस्ती करना चाहता था, मगर हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि आप सभी सीनियर थे। फिर एक दिन आप सबका कॉलेज में आखिरी दिन था। उस वक्त सुधा खुद ही मेरे पास आकर बोली कि आपके देखते ही मैं उनका हाथ थाम लूँ या कुछ ऐसा करूँ जो इजहार जैसा लगे। बस मैंने वही किया, और आपके देखने के बाद वो मेरा हाथ छोड़कर रोते हुए भाग गई। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। अरविंद रुक गया। फिर क्या हुआ? मैं उत्सुकता से बोला। उसके बाद मैं उसके पीछे गया। फिर मुझे सुधा ने पूरी बात बताई कि वो पिछली शाम आपके घर गई थी। तब आपकी और सविता के रिश्ते की बातचीत चल रही थी। तभी उन्हें पता चला कि आप सविता से शादी करने के लिए दबाव में हैं, और फिर आपके पापा ने ही। क्या मेरे पापा? उनसे कब बात हुई सुधा की? ये मेरे लिए दूसरा वज्रपात था। उसी दिन उन्होंने ही कहा था कि सुधा ही कुछ ऐसा करे जिससे आप हाँ कर दें, क्योंकि ये उनकी जुबान का सवाल था। अगर ये नहीं हुआ तो वो आपको उनके हर किस्से से उनके हर हिस्से से बेदखल कर देंगे, और इनकी जिम्मेदार सुधा होगी। मुझे नहीं मालूम था कि मामला इतना संजीदा है। मैंने तो इसे मजाक में लेते हुए सुधा की मदद की थी, पर मुझे क्या पता था कि मुझे सुधा को आपसे बात करने के लिए समझाना चाहिए था, पर वो तो आपके लिए ही आपसे दूर। बस इसीलिए वो आपकी ज़िंदगी से दूर जा रही थी। फिर लास्ट में मुझे मदद करने के लिए शुक्रिया कहकर, अपना सबसे अच्छा दोस्त कहकर गले लगाया और मेरा शुक्रिया अदा कर कॉलेज से चली गई। उसके बाद मैंने उसी कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की, और कुछ साल बाद किसी दोस्त के जरिए सुनने में आया कि उन्होंने अपना नाम शालिनी रख लिया है और वहीं पर लेक्चरर हैं। बस यकीन मानिए, तब का दिन और आज का दिन मुझे उनके बारे में ना आपके बारे में कुछ सुनने को मिला। वो तो फिर कभी मिली ही नहीं। अरविंद गहरी सांस छोड़कर रुका
और ये इत्तेफाक तो देखो। अरविंद मेज पे पड़े फ़ोटो फ्रेम को लेकर बोला, मेरी वाइफ का नाम भी सुधा ही है। अब की बार अरविंद मुस्कुराया। मुबारक हो, तुम्हें तो तुम्हारी सुधा मिल गई। मैं फीकी सी मुस्कान लिए बोला, आपको भी आपकी सुधा मिलती अगर आपने अपनी गलतफहमी सुलझा ली होती और सुधा से बात की होती तो वो शायद आपके पापा की ही बात आपको बता पाने की हिम्मत कर पाती। अरविंद फिर हताश हुआ। नहीं, गलतफहमी मेरे अकेले को भी कहाँ थी, मेरी और सुधा के साथ थी। मेरी अच्छी दोस्त होने के बाद भी वो ये नहीं समझ पाई कि शालिनी मेरी नहीं मेरे घर वालों की सविता मेरी नहीं मेरे घर वालों की पसंद थी। मेरे दिल में सुधा के लिए कॉलेज के शुरुआत से ही भावनाएं थी। वो भी तो मुझे मेरे लिए ही छोड़ के चली गई और हम दोनों की ज़िंदगी का मुश्किल फ़ैसला अकेले ने ले लिया। मुझे गुस्सा आने लगा था, पर ऐसा क्या हुआ जो आपको कभी उनके बारे में कुछ पता ही नहीं चला? अरविंद ने सोच कर कहा। इस दिल ने तो बहुत जल्दन की कि उसे खोजें, पर दिमाग उसे तुम्हारा सोचकर कसूरवार ठहराता था और आप दिमाग की सुनने लगी। तो तुम ही बताओ, शादी जैसा एक बड़ा फैसला लेने के बाद भी दिल किसी और के बारे में सोचता तो कहाँ तक सही रहता? शालिनी के लिए तो ये नाइंसाफ़ी ही होती ना। इसमें उसका तो कोई दोष नहीं था ना। जी, पर सुधा भी तो निर्दोषी थी। अरविंद रह रह कर मुझे मेरे गलत होने का एहसास करवाए जा रहा था। वो शायद मेरी कभी नहीं थी। मेरे दिल में एक गहरी टीस उठी। इतने में मेरा मोबाइल बजा। देखा तो आश्रम में ही साथी का फ़ोन था। फ़ोन उठाते ही एक झटका सा लगा। सहारा परिवार की नई सदस्य शालिनी जी बिल्डिंग की छत से गिर गई हैं। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। मेरे हाथ से फ़ोन छूट गया। आशीष ने कब फ़ोन संभाला, कब, मुझे पता नहीं चला। मैं बेहोश हो गया था। उसके कुछ देर बाद मैंने खुद को सुधा के सामने पाया। वो बेसुध मेरे सामने लेटी थी। मैं उसे यूँ देखकर बोला, सुधा। सभी अचंभे में मुझे देख रहे थे, मानो मेरा और सुधा का रिश्ता जानने को आतुर थे। मेरे ख्याल में वो मुझे अचानक से दूर जाती दिखी। मैंने किसी की भी परवाह किए बगैर सुधा को गले लगा लिया, लेकिन तभी अरविंद ने मुझे संभाल लिया। आशीष, वो बेहोश है। क्या? मतलब वो जिंदा तो है ना? मैंने असीम खुशी से कहा। उसके जीवित होने की खबर से दिल को कुछ ऐसी राहत मिली जैसे किसी गहरे जख्म पे मरहम लगाया गया हो, क्योंकि दिल उसे एक बार फिर खोने का सोच कर ही भीतर तक कांप उठा था। मैंने खुद को संयत रखा और अरविंद का शुक्रिया अदा करने लगा। वो आज नहीं होता तो ना तो मुझे सुधा के बारे में पता चलता, ना ही उसके निर्दोष होने का, और ना ही अपने पिता के कसूरवार होने का। तकरीबन 2 दिन बाद वो होश में आई थी। मेरा दिल जो उसके होश में आने की राह ताकता था, अब अचानक से उसको देख पाने की, उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वो होश में आते ही सहारा परिवार के तमाम सदस्यों में से मेरा तलाश कर रही थी, पर मैं कांच के बने दरवाजे से ही उसे देख कर बाहर लौट आया और सिसकता रहा। मैं खो चुका था सुधा को, पर उसने किसी को अपनाया या नहीं, वो अब तक अकेली ही थी कि नहीं, ये मुझे अब भी जानना था। फिर मैं नहीं, मेरे बाद कोई और सही, प्यार, पर क्या सुधा ने किसी को अपना सहारा बनाया था या? पर इसका जवाब भी मुझे एक बार और गलाने से भरने वाला ही था। जब मैंने सुधा के केयरटेकर से बात की, उससे पता चला कि वो ज़्यादा तो सुधा के बारे में नहीं जानती, पर इतना पता है कि उन्होंने कभी शादी की ही नहीं। उफ, दिल में गहरी तड़प उठी। तभी कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। अरविंद ही था जो मुझे सुधा से मिलने के लिए ले जाने आया था। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को तैयार किया था उसके सामने जाने के लिए। वो अब कुछ ठीक तो नहीं थी, पर वो आंखें खोल कर मुझे देख रही थी। अरविंद को देखकर वो मुझे देखने लगी। अरविंद ने भी सारी बातें साफ कह दी थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरी चुप्पी या सुधा की खामोशी से और कुछ मुश्किल आए। बात की शुरुआत उसी ने की थी और इधर उधर की बात करते वो मजाक में बोला, आपके पति और बच्चे?
उनका जवाब सुनने के लिए मेरे दिल में रेल का इंजन जैसे धुकी लग गई। वो बहुत धीमी आवाज़ में बोलना शुरू हुई। मैं अपने घर में सबसे बड़ी थी, जिस वजह से सारी जिम्मेदारियां मेरे हिस्से में आ गई थी। भाई बहन की पढ़ाई, शादी, पापा का लिया हुआ मेरी पढ़ाई का लोन, ये सब पूरा करने के लिए ही नौकरी करने लगी। कुछ वक्त तक कॉलेज में भी पार्ट टाइम किया था। फिर तो पिता की मौत के बाद जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा था। तो इन सब में अपने फ़र्ज निभाते निभाते मैं अपने बारे में सोचना भूल ही गई और शारीरिक मानसिक के साथ साथ आर्थिक स्थिति के ख़राब चलते यहाँ तक आ गई। उसकी बात में गहरी तड़प थी, पर फिर भी मैं जैसे कुछ और सुनना चाहता था। फिर सुधा ने वो कुछ बात भी की, कुछ बात ऐसी जिन्हें मैं समझ गया। इंसान सिर्फ एक ही बात सच्चे दिल से प्रेम करता है, वो भी अगर नहीं मिला तो किसी और के लिए एक बार फिर वही भावनाएं ला पाना उसके लिए मुमकिन नहीं होता। उसने तो मुझे सीधा नहीं कहा था, पर अब मैंने उसकी तरफ रुख किया। सुधा, बरसों पुरानी गलतफहमी में दूर करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें गलत समझता रहा, इसके लिए माफ़ी तो एक बेकार सा शब्द है। ऐसा कहकर मैंने उसे सब बता दिया। अब हम दोनों की आंखें समान भावनाओं के आंसुओं से भरने लगी थी। जो गलतफहमी की भी थी, एक दूसरे से दूर रहने की भी थी। ऐसा नहीं था मैंने सभ्यता के साथ न्याय नहीं किया। मैंने उसे अपने दिल में सुधा का न सही पर उसकी खुद की जगह तो दी ही थी। पर एक वक्त के साथ मेरी नौकरी जाने से हुई तंगी को वो अपना ना सकी और उसने अपने जीवन के रास्ते मुझसे अलग कर लिए। मैंने भी फिर उसे मजबूरी में रिश्ता ढूंढने का दबाव डालकर रोकना सही नहीं समझा, पर मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ी और हमारी पहली और आखिरी संतान को अपने हिस्से में ले लिया। उसकी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर शायद मैं उसका ज़्यादा प्रिय नहीं बन पाया और एक वक्त के बाद बढ़ती उम्र के साथ उसने मुझे सिर्फ संबोधन का ही रिश्ता रखा था। फिर तो सब कुछ हाथों से फिसलता चला गया और मैं एक बार फिर अकेला हो गया। मेरी कहानी सुनकर हम दोनों के दिल में गहरी टीस उठी थी। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे, पर एक दूसरे से ही दूर थे। वो अब फफकने लगी थी, सांस लेने में परेशानी होने लगी थी। उसी पल मैंने उसके पास बैठकर उसका हाथ थामा और कहने लगा, तुमने निभा ली अपनी तमाम जिम्मेदारियाँ, अब मेरी बारी है। मुझे जो भूल सालों पहले सुधारनी थी वो सुधारना चाहता हूँ। वो मुझे झिलमिल आँखों से देखने लगी। अब तक की जो जितनी तुम्हारी और मेरी उम्र एक दूसरे के बिना गुजर चुकी, क्या आगे की ज़िंदगी तुम मेरे साथ बिताना चाहोगी? मेरे इस सवाल से वो बेयकीनी से मुझे देखने लगी। मैंने उसे विश्वास दिलाकर कहा, मत सोचो कि उस उम्र में आकर लोग क्या कहेंगे। ये सोचो कि लोग तो पूरी उम्र कुछ न कुछ कहते ही रहे होंगे। तुमने लगभग पूरा जीवन कितनी बेबसी और मुश्किल से बिताया है। अब तो खुद को मत बांधो किसी रोक टोक से। अगर आज मैं ये नहीं कहता या तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाता, तो भगवान के लिए मुझे इस ग्लानिस में मत रखो। मेरा गला भी भर्राने लगा था। हम हर उम्र वालों के लिए एक उम्दा मिसाल कायम करेंगे, जिसे देखकर लोग कहेंगे कि प्रेम तो बुढ़ापे के लिए ही होता है, जवानी तो आवारगी में ही निकल जाती है। जी बिल्कुल। अरविंद ने इस बात पे मेरा पक्ष लिया था। तब सुधा हौले से हंसी थी। मैंने आंसू पोंछकर कहना जारी रखा, कॉलेज के वक्त तुम्हें अगर दिल की बात बताता तब सब और हालात ही अलग होते, और आज भी कुछ अलग ही है। उम्र के उस मोड़ पर तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, जब मैं खुद छड़ी के सहारे चलूँ, पर उस उम्र में भी तुम्हारा सहारा तो बन ही जाऊँगा। तुम्हारी झुर्रियों वाले हाथों को पकड़कर मंदिर जाना चाहता हूँ। जब मेरे चश्मे का नंबर बढ़ने लगी तब तुम्हारे मुंह से अखबार की खबर पढ़कर सुनना चाहता हूँ। जानता हूँ तुमसे पहले ही गिर जाएंगे मेरे मुंह के सारे दांत, पर फिर भी तुम्हें मेरे साथ दूध और डबल रोटी भिगो कर खाने की जिद करना चाहता हूँ। और पूरे जीवन तुम्हें आंसू ही दिए हैं ना।
तो अब से तुम्हें हमेशा हंसते हुए देखना चाहता हूँ। हाँ, बिना दांत के भी रोज़ मुस्कुराती हुई देखना चाहता हूँ। मुझे खुद पता नहीं कब मेरी भावनाएं कविता का रूप लेने लगी। अभी मुझे खुद की स्थिति प्रेम में पड़े नए लड़कों जैसी लग रही थी। और ये रही सही कसर, अरविंद ने तालियां बजाकर पूरी ही कर दी थी। आखिरी बात कहने से पहले मैंने अपने बेकाबू धड़कनों को रोका। बस हमेशा से चाहता आया हूँ तुम्हें, बस उम्र के उस मोड़ पर और ज़्यादा चाहना चाहता हूँ। तुम अगर साथ दो तो उम्र की उस मोड़ पर तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूँ। मेरा इतना करना था। और उसकी भीगी भीगी आँखों से मुस्कुराते हुए जवाब देना सा था। उसके मोती जैसे अश्क उसकी सूनी आँखों से होते हुए तकिए पर लुढ़क गए थे। अरविंद ने कहा था कि आप दोनों की तकदीर में आपका मिलन भी जीवन की इसी मोड़ पे लिखा था। मुझे उसी एक क्षण में ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने यहीं बैठे बैठे और ये सब कहते कहते ही उम्र के उस मोड़ तक का सफ़र तय कर लिया है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप लोग कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना फ्रेंड्स। चलिए मिलती हूँ किसी और अच्छी सी न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।